सुप्रभातम मित्रों। आज हम लोग वर्णमाला परिचय एवं उच्चारण स्थान इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं और विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, अर्थात मुख के किन किन भागों से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। इन सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम वर्ण की बात करते हैं, वर्णों का समूह ही शब्द होता है, शब्दों का समूह ही वाक्य और वाक्यों का समूह ही भाषा होता है, किसी भाषा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अगर हम कहा जाए भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा जो भाषन्ते, जिसको हम अपने व्यवहार में बातचीत के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, किसी भाषा का निर्माण जिन चीज़ों से मिलकर होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भाषा के निर्माण में, वो होते हैं वर्ण होते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात जिनका विभाजन न हो सके। भाषा की जो छोटी इकाई वर्ण है, तो वर्णों का जो पुनः विभाजन न हो सके, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं, उसे ही हम अक्षर कहते हैं। वर्णों का समूह पद होता है, पदों का समूह ही वाक्य बनते हैं और वाक्यों का व्यवस्थात्मक समूह ही हमें भाषा के रूप में परिगणित होती है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णानाम समूह वर्णमाला। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वराः व्यंजनानि। स्वर किसे कहते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। और व्यंजनानि, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन्ते एभिरीति व्यंजनानि। अर्थात वर्ण के जो प्रमुखतया दो भेद होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। अब स्वर वर्ण कौन से हैं, अभी हम हिंदी के माध्यम से समझेंगे। हिंदी के क ख ग घ आदि इन सभी विषयों में समझेंगे कि सबसे मूल स्वर कितने हैं। तो स्वर मूलतः संस्कृत में तो 9 है, लेकिन यहाँ 13 है, क्योंकि हिंदी के आधार पे है। इसमें मात्रा के आधार पे भी संयुक्त स्वरों को भी जोड़ा गया है। तो अ, आ, इ, उ, री, री, ए, ओ, औ, ये 13 स्वर हैं। इसके बाद हम लोग स्वर की चर्चा करेंगे कि स्वर मूलतः मात्रा के आधार पे कितने भेद होते हैं। तो मात्रा के आधार पर अगर यदि हम देखें तो स्वर के मूलतः 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का, एक काल का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ कहते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जब 2 से अधिक काल का समय लगता है तो प्लुत स्वर कहलाते हैं। चित्र के माध्यम से दिखलाया गया है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, एक मात्रकालिकः स्वरः ह्रस्व स्वरः। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्र का, एक काल का बोध होता हो, समय लगता हो, एक मात्र काल का समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहा जाए तो यही 5 हैं, अ, इ, उ, री और री। ये मूल स्वर जो कहे जाए तो मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर यही 5 होते हैं, अ, इ, उ, री और री। ये ह्रस्व स्वर हुए। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो दीर्घ स्वर का जैसे पहचान बतलाया गया कि द्विमात्रकालिकः स्वरः दीर्घ स्वरः भवति। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा के काल का समय लगता है, बोध होता है, समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये जो ए, ओ, औ है, ये संयुक्त स्वर है। तो दीर्घ स्वर ये आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ हुए। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग सामान्यतया संबोधन में होता है। जैसे हम कहते हैं हे राम, जब हम किसी को दूर से आवाज़ देते हैं तो
उसमें हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जब किसी को संबोधित किया जाए उसमें भी प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तो उसका सामान्य पहचान है प्लुत स्वरों का कि त्रिमात्रकालिक प्लुत स्वर। जब 3 मात्रा के काल का बोध हो तो प्लुत स्वर होता है। सामान्यतया पहचान के लिए हम उसके आगे, उस शब्द के आगे 3 संख्या का प्रयोग कर देते हैं। इस चित्र में अब देखिएगा कि देख रहे हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और ली। जो स्वर के भेद है मात्रा के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 5 हुए, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और प्लुत स्वर कौन से हैं? प्लुत स्वर जो भी इसमें स्वर वर्ण हैं उसमें संबोधन के आधार पर उसमें के चिन्हों को प्रकट किया गया है। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर वर्णों की सहायता से के बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? तो क से लेके म पर्यंत, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन है। आगे जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो व्यंजन वर्णों में स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? तो क से लेके म तक ये 25 वर्ण जो है वह स्पर्श व्यंजन वर्ण है। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ वर्णों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। उनके उच्चारण में स्वरों का भी थोड़ा प्रयोग मात्राधिक रहता है। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण है। उष्म व्यंजनानि, उष्म व्यंजन से तात्पर्य है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज़्यादा उष्मा बाहर आती है, ज़्यादा श्वास बाहर आती है, उसे उष्म वर्ण कहते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह ये उष्म व्यंजन वर्ण है। अनुस्वार वर्ण और विसर्ग वर्ण ये सभी व्यंजन वर्ण है। अब चित्र के माध्यम से स्वरों की संख्या कितनी है? 13। हिंदी के दृष्टिकोण में, हिंदी भाषा के दृष्टि से स्वर कितने हैं? 13। फिर व्यंजन वर्णों में स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ वर्ण 4 हैं, उष्म वर्ण 4 हैं, आयोग वह 2 हैं और आहित्य वर्ण 48 बतलाए गए। ये स्वर और व्यंजन वर्ण के जो प्रधानतया 2 भेद हैं उसका ये सामान्य परिचय हुआ। अब हम चर्चा करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए। विभिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान से तात्पर्य है मुख के अंदर कौन कौन से स्थान हैं जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है। तो कंठ वर्ण कौन कौन से हैं? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। कंठ की सहायता से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो अ, आ और कु वर्ग से तात्पर्य है क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग। जब हम रामः बोलते हैं तो म में जो विसर्ग का चिन्ह है उसका उच्चारण स्थान भी हम कंठ से करते हैं। तो कंठ की सहायता से यदि ये पूछा जाए कि कंठ वर्ण कौन है तो आप कह सकते हैं अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग ये कंठ वर्ण है। इसके बाद तालु वर्ण, तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? तालु की सहायता से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो इचु यशानाम तालु ये सूत्र है। ई, चू से तात्पर्य है चु वर्ग, च, छ, ज, झ, य। च वर्ग से तात्पर्य है कि उसके आगे के वर्णों का प्रतिनिधि करेगा। च वर्ग से तात्पर्य च, छ, ज, झ, य और श। तालव्य वर्ण जो तालु स्थान जो होता है वो देखेंगे आप एकदम गले नली जो कंठ वर्ण है उसके ठीक एकदम ऊपर का जो स्थान होता है वो तालव्य स्थान होता है। तो तालु की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। वे वर्ण है ई, च, छ, ज, झ, य और श। इनका सूत्र भी है इचु यशानाम तालुः, इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालु का स्थान चित्र के माध्यम से दिखलाया गया है। मुख में तालव्य स्थान कहाँ पर है जिनकी सहायता से इन वर्णों का उच्चारण होता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे ऋतु दशाणाम मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हैं? तालु स्थान से
थोड़े से आगे का जो स्थान होता है उसे मूर्धन्य स्थान कहते हैं। तो मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हुए? मूर्धा की सहायता से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो री, ऋषि का जो री होता है, री, टू से तात्पर्य है ट, ठ, ड, ढ, र और श, जो मूर्धन्य श होता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा की सहायता से हम री, ट, ठ, ड, ढ, र और श इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। री, आप इसको बार बार आप जब प्रयास करेंगे उच्चारण करके तो देखेंगे जिह्वा मूर्धन्य के ऊपर, जिह्वा जो दांत के ऊपर के भाग को स्पर्श करता है। तो री, ट, ठ, ड, ढ, र, श ये मूर्धन्य वर्ण हुए। मूर्धा स्थान भी दिखलाया गया है। तालव्य और मूर्धन्य दोनों के स्थान में थोड़ा सा अंतर है, ये आपको चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। फिर आता है दंत्य वर्ण। दंत से तात्पर्य है दांत की सहायता से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। सूत्र है लृतु लसानाम दंताः। लृ, ल, जब हम वो ल बोलते हैं तो देखेंगे जिह्वा दांत को स्पर्श करती है। ल, त, थ, द, ध, न, ल और स। भाषा की, संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता है कि उसके प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान नियत है। त का उच्चारण आप जिह्वा और दंत की सहायता के बिना किसी अन्य स्थान से हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही लृ, त, थ, द, ध, न, ल और स ये दंत्य वर्ण है, अर्थात दांत की सहायता से ही इन वर्णों का उच्चारण होगा। चित्र के माध्यम से भी दंत की सहायता से दिखलाया गया है कि दांत की सहायता से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो आप सीधे बोलिए त, थ, द, ध, न, ल और स। फिर ओष्ठ वर्ण। ओठ की सहायता से हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो उपधमानीय ओष्ठौ, उ, उ जब हम देखते हैं तो वो दोनों ओष्ठ वर्तुल में हो जाते हैं। फिर प, फ, ब, भ, म और अर्ध विसर्ग उपधमानीय जो होता है अर्ध विसर्ग कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। मुख के प्रत्येक स्थान का अपना महत्व है। प्रत्येक स्थान भिन्न भिन्न वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो ओष्ठ किन किन वर्णों के उच्चारण में सहायक होता है तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि उ, प, फ, ब, भ, म और अर्ध विसर्ग होते हैं, उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आप इसका उच्चारण करके, अभ्यास करके भी आप खुद इसको अनुमान लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये ओष्ठ है जिसकी सहायता से हम उ, प, फ, ब, भ, म इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान दो दो स्थानों से होते हैं, जैसे ए दैतोह कंठ तालुः। कंठ और तालु की सहायता से मिलकर किन वर्णों का उच्चारण होता है तो ए और ए का होता है। ओ दौतौह कंठोष्ठम। ओ और औ इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ। बिना ओष्ठ की सहायता के आप ओ नहीं बोल पाओगे, बिना कंठ की सहायता से अ नहीं बोल पाएंगे। तो ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। फिर है व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। दांत और ओठ मिल करके, ओष्ठ मिल करके व का उच्चारण करते हैं। फिर आता है अम। तो नासिकानुस्वारस्य, नासिका की सहायता से हम अम का उच्चारण करते हैं, अनुस्वार का उच्चारण करते हैं। अनुस्वार वर्ण होते हैं रामम, घनम, धनम। फिर है नासिक्य वर्ण। नासिका की सहायता से हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इमं गणना नाम नासिका। क से लेके म तक के जो अंतिम वर्ण हैं य, म, अंग, र और न, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। नाक की सहायता से इन वर्णों का उच्चारण की जाती है। इमं गणना नाम नासिका। अब आप इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि मुख में, उसके अंदर कौन कौन सी वो स्थान है जहाँ से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंठ। कंठ कहाँ है? जैसे गला है, कंठ वर्ण ये होते हैं। तालव्य वर्ण इशु यशा नाम तालुः। तालव्य वर्ण जो होता है वो कंठ के जस्ट ललरी के जस्ट पास जो होता है
और तालव्य वर्ण होता है। मूर्धन्य वर्ण उसके जस्ट आगे दांत के ऊपर का भाग होता है। फिर दंत्य वर्ण है, दंत्य वर्ण से भिन्न जिन वर्णों का उच्चारण होता है पीछे बतलाया जा चुका है। और ओष्ठ वर्ण, ओठ की सहायता से जिन जिन वर्णों का उच्चारण होगा। आप दोनों तरीके से चित्र को समझ सकते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और नासिक के वर्ण, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक से तात्पर्य है जिन वर्णों का उच्चारण नासिका की सहायता से होता है। इय, अंग, र, म, र, न, मंगलनम, ये नासिक के वर्ण है। अगर अब माहेश्वर सूत्र, ये मध्यावधि है, अगर ध्यान से देखा जाए तो संपूर्ण जो वर्णमाला है वह इन्हीं माहेश्वर सूत्रों में निबद्ध है। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे माहेश्वर सूत्रों पर।